नमस्कार, खबरों की खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और आज यहां पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। यहां पर महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। ये पहले आपको बताते हैं कि यहां पर यह मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को एक और झटका इस तरह से लगा है कि 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया है। इससे पहले आप देखिए तो महाराष्ट्र ने 1.5 लाख करोड़ का वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट भी गंवा दिया था और इस प्रोजेक्ट के साथ हजारों नौकरियां भी महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात चली गई हैं, ऐसा जो है वो यहां पर माना जा रहा है। प्रोजेक्ट निकलने से एकनाथ शिंदे पर जो है वो शिवसेना भड़की हुई है। आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत का इस्तीफा इसको लेकर मांगा है और इससे शिंदे फडणवीस सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये उदय सामंत का इसको लेकर कहना है। अब आप ये देखिए कि महाराष्ट्र को ये जो 22,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है, इस पर ठाकरे जो है उनका क्या कहना है। वो शिंदे फडणवीस पर जो है वो वार कर रहे हैं उनकी सरकार पर कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ से चला गया दूसरे राज्य में। तो उन्होंने ये कहा कि एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से चले गए हैं। इन्हें बचाने के लिए खोके सरकार ने क्या किया। खोके सरकार वो कहते हैं महाराष्ट्र की सरकार को, और ये भी कहा कि प्रोजेक्ट बाहर जाना खोके सरकार की विफलता है। हमारी सरकार के वक्त कई प्रोजेक्ट राज्य में आए, इनकी सरकार का इंजन फेल क्यों हुआ है। उद्योग मंत्री उदय सामंत इस्तीफा इस पर देंगे, ये सवाल उन्होंने किया है क्योंकि एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इन आरोपों को गलत करार दिया है और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीति है। 21 सितंबर 2021 को तय हो गया था कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं आएगा। ये सब गलत है, ये सिर्फ राजनीति है। 21 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट जो एयरबस का था उसका एमओयू हुआ था डिफेंस और एयरबस के साथ में। तभी तय हुआ था कि ये महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट नहीं आएगा। जो कैबिनेट सब मीटिंग रहती है जो महीने में एक बार होनी चाहिए, वो 14 महीने नहीं हुई। अब आपको बताते हैं कि ये आखिर टाटा एयरबस प्रोजेक्ट है क्या, इसमें क्या कुछ होना था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 21,900 करोड़ रुपए का है और यहां पर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो बनाए जाएंगे। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एयरक्राफ्ट भारत में यहां पर बनाएगी और सिविल कामों के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। एयरबस 4 साल में 16 एयरक्राफ्ट देगी और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें 96% स्वदेशी कल पुर्जे लगाए जाएंगे। वडोदरा में ये एयरबस का प्लांट अब लगेगा। 56 ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए टाटा और एयरबस डिफेंस एंड प्रोजेक्ट साथ में होंगे और पहली बार यूरोप के बाहर इस तरह ये विमान जो है वो बनेंगे और ये विमान एवरो विमानों की जगह लेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर यहाँ पर सियासत जो है गर्म है। इस पर चर्चा करते हैं कि क्या कुछ वहाँ पर जो है वो हो रहा है और इस पर क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों का। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ आपका कराते हैं। आनंद दुबे साहब हैं, प्रवक्ता शिवसेना, स्वागत है सर आपका। विजय चोरमारे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और आसिफ भामला साहब हैं, ये नेता महाराष्ट्र बीजेपी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा। जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपके हिसाब से यहाँ पर दरअसल हुआ क्या है और कितना नुकसान आपको लगता है कि महाराष्ट्र का इसकी वजह से हुआ है। ताबिश भाई नमस्ते जी। देखिए, पहली बार यदि कोई गलती करता है तो कहते हैं संजोग है, यदि वो बार बार गलती करता है तो कहते हैं ये प्रयोग है, और यदि हद से ज्यादा बार गलती करे तो हो सकता है कि किसी लाभ का उपयोग है। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रोजेक्ट करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कभी कभी किसी राज्य में आता है, वेदांत वाला, फॉक्सकॉन वाला, वो हमारे हाथ से चला गया। जब वो हमारे हाथ से चला गया तो सरकार को जब हमने घेरना शुरू किया कि भाई ये क्यों चला गया, तो यही उदय सामंत जी जो आज उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने एबीपी माझा चैनल पर अपने जो उनका साक्षात्कार था उसमें उन्होंने कहा था कि वेदांत तो जरूर चला गया, लेकिन टाटा को, जो टाटा एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है, एयरबस का प्रोजेक्ट है, उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। हमारा 100% प्रयास है कि हम महाराष्ट्र के लिए लाएंगे। लेकिन आज आप देखिए कि हम अक्टूबर के 28 तारीख को बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो 22,000 करोड़ रुपए का था वो भी हमारे हाथ से ताबिश भाई चला गया, जिससे हजारों लड़कों को जो नागपुर में बनने वाला था, जिसके लिए जगह भी देख ली गई थी, वो हमारे लड़के वंचित रह गए। तो ये बार बार ये प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं?
महाराष्ट्र में जो इस समय सरकार है, जिसे हम लोग खोखे सरकार कह लीजिए, ईडी सरकार कह लीजिए, एकनाथ जी और देवेंद्र जी खुद कहते हैं कि ईडी सरकार है, अगर ये बार बार विफल हो रही है, ये ध्यान नहीं दे रही है, इनकी मंशा नहीं है कि महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिले, तो आनंद जी ऐसी मंशा क्यों होगी उनकी सरकार में रहकर के वहां के नौजवानों को नौकरी ना मिले? और वो तो कह रहे हैं कि ये फैसला जो है ये पिछले साल सितंबर में लिया गया था जब आपकी सरकार थी वहां। बड़े हैरानी की बात है, लोग कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए तो राज्य और केंद्र में हम कोई मतभेद नहीं रखेंगे और बहुत तेजी से काम करेंगे। अब यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। तब इस भाई पिछले 4 महीने हो गए इस सरकार को बनके, इस 4 महीने में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी करीब 20 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। जब ये दिल्ली जाते हैं तो करते क्या है? ये क्या मोदी जी से ये नहीं कह सकते कि मोदी जी आप टाटा जी से बात करिए, आप वेदांता जी से बात करिए, हमारे महाराष्ट्र के लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही। चलिए ये चीज मैं इनसे आसिफ भाई से पूछ लेता हूँ। आसिफ साहब, आप बताइए, दिल्ली जाते हैं तब तो इस बारे में बात नहीं होती है कि आपको भी तो रोजगार देने हैं ना राज्य में? ऐसे एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो है वो बाहर निकले जा रहे हैं। देखिए, बड़े बेआबरू होकर महाराष्ट्र के कूचे से हमें निकाला गया, इसका हमें ना तसव्वुर था, ना हमने कभी ख्वाब किया। तो अब ये हो चुका है तो क्या करोगे? आपकी नींदें हराम है, आपके पास कोई विषय नहीं, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपकी सरकार से वसूली में इन्वॉल्व थी। आपकी सरकार में आपके जो मंत्री जो है दाऊद से कनेक्टेड लोग हैं, आपके लोग खुद जेल में थे तो आप उससे जूझ रहे थे। आप पे खुद पर इतनी सारी परेशानियां, 3 अलग अनैसर्गिक सरकार के चलते आप लोग कुछ कर नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि 3 विषय थे, 3 अहम प्रोजेक्ट्स जो महाराष्ट्र में तब आए, उनको किसकी नकारात्मक भूमिका के चलते महाराष्ट्र से जाना पड़ा? सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी जो है कोंकण नानार में जो आ रहा था, एनरॉन किसके वजह से जाना पड़ा? आपका जैतापुर प्रोजेक्ट किसके कारण जाना पड़ा महाराष्ट्र से? जबकि एनवायरनमेंट ने पूरा क्लियरेंस दे चुकी थी, उसके बावजूद नहीं। अभी मैं मुझे वक्फा चाहिए क्योंकि मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं, तो कृपा करके कोई इंटरजेक्ट न करे, तो मुझे भी उतना ही समय दिया जाए। तो इस किस्म की नकारात्मक भूमिका इनकी रही 2.5 साल। और आज चूंकि हालात यूं हैं कि कोई करप्शन का केस नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से चल रही है बाला साहब की सेना और हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो अब क्या करें? अब हमने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब इन्होंने ये सारे विषय निकाला। मैं पूछता हूं, आप ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, अरे सर, सरकार पर नहीं, सुनिए, आप तो सकारात्मक, अरे आप तो आप ही से पूछ रहा हूं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट 24 तारीख 2021 का, आपने क्या दस्तावेज एक्सचेंज किए? आपने कोई डॉक्यूमेंट किया तो एक्सचेंज किया? आपने इवन फॉक्सकॉन के लिए बात की, कोई पुरावे दे पाए? अरे यूं ही हवाई में आप बात करोगे, कल कोई प्रोजेक्ट हरियाणा में जाएगा। मैं पूछता हूं, बंगाल में ममता जी जब थी, उन्होंने जो है रेल प्रोजेक्ट बिहार से लेकर बंगाल चली गई, हमने तो नहीं अपोज किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उद्योग जगत जो है, उन्हें जब लगेगा कि राजकीय वातावरण जो है उचित नहीं है, तो वो क्यों अपना पैसा यहाँ लगाएंगे? तो आपको लगता है महाराष्ट्र में वातावरण उचित नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए? आसिफ जी, आज उचित है, महाराष्ट्र में उचित नहीं है वातावरण, आप ये कह रहे हैं? मुझे बोलिए, आप मुझे शब्दों के घेरों में मत डालिए। नहीं, आप ही कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर उनकी सरकार में नकारात्मक माहौल था, आपकी सरकार में सकारात्मक माहौल है, तो फिर ये प्रोजेक्ट एक के बाद एक क्यों जा रहे हैं? क्या इसकी वजह? भाई साहब, आप तो मेरा प्रश्न से नहीं समझ पाए, मेरा सबमिशन को ही आप नहीं समझ पाए। फिर तो मैं आपसे क्या कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बीच में, चलिए मैं इनकी बात मानता हूं, 2021 में मैंने माना कि ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, आपने 3 मान लिया, आपने जो 3 प्रोजेक्ट्स थे वो तो खो दिए, जो आए थे उन्हें खो दिया, लेकिन इसको आपने पा लिया। तो आपने कोई दस्तावेज क्यूरेट किए होंगे, आपने कोई एमओयू साइन किया होगा तब, क्योंकि तब आप हम तो मुसलसल अब 3 महीने आए हुए, तो हमें तो वक्फा और वक्त ही नहीं मिला है। तो ये निर्णय, आज जो उद्योग मंत्री है वो स्वयं तब भी उद्योग मंत्री थे, उन्होंने आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्रोजेक्ट 2021 में ही रिजेक्ट होकर महाराष्ट्र की उनकी आनंद जी बताइए, आप किस बात पे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र आ रहे थे? की कमियों से गुजरात
तब ताबिश क्या? जी, आज आसिफ मैं जी, बोलता हूं, आसिफ जी जवाब तो लेने दी ना, आपकी बात आज समझ में ये तो आए अच्छे से, मैं उनसे अब पूछ इनको लूं। शांत भाई, करें। आज ये नौबत आनंद जी, अब आप बहुत बताइए, पुरानी कहावत है। आप ये इस नौबत बात को लाने क्यों के कह रहे हैं कि ये कारण प्रोजेक्ट जो है आज महाराष्ट्र में आना था, जब इसका नवंबर में पिछले साल ही जो है तय हो गया था कि गुजरात इसको महाविकास जाना। आघाड़ी है। नहीं नहीं, ताबिश जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, हाँ। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अगर कोई व्यक्ति देखिए, मैनेजमेंट करने में विफल है, आपके लोग जेल सरकार में नाच चलाने रहे में हैं। फेल है, और वो बार बार कह रहा है कि हमारे राज्य में राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, बड़ी हंसी आती है। देखिए, 1 साल पहले कहीं नहीं कहा गया कि महाराष्ट्र में यह प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, जबकि मैं आपको उससे भी आगे बढ़कर कहता हूं, आप ही का नहीं, वो ये नागपुर कह रहे में- हैं कि लगेगा, ये कहाँ कहा गया, ये आप बताइए। नहीं, मैं बता रहा उन्होंने हूं, तो नागपुर कहा ना कि उद्योग मंत्री ने। डिफेंस और टाटा एयरबस के बीच में हाँ। जो बातचीत चल रही थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पिछले 3 साल पहले ही महाराष्ट्र के नागपुर में 600 एकड़ के करीब जगह देखकर फाइनल की जा चुकी थी कि सुख सुविधाओं के दस्तावेज साथ दीजिए। विदर्भ नहीं, में दस्तावेज तो दीजिए ना। अरे आसिफ देंगे, जी, शांत बोलने रहिए। दीजिए ना, आपके पास मैं शांत जवाब रहिए। लूंगा। शांत आप रहिए। ऐसे आपकी बात भी ये समझ में नहीं आ रही है, दस्तावेज उनकी तो बात भी दीजिए, समझ में नहीं पुरावे आएगी। तो मैं आपके दीजिए, पास, पहले इनको शांत सर, मैं करिए। आपसे तक पूरा हवाई जवाब शेयर दूंगा। करोगे आप महाराष्ट्र की जनता पहले से। इनको शांत करिए। जी, तो बताइए। 600 एकड़ आनंद जी, के जल्दी करीब बात पूरी जमीन कीजिए भी, अपनी, हाँ। 600 एकड़ करीब जगह भी देख ली गई थी। बहुत सारे मुद्दों पे बात भी चल रही थी, लेकिन जब से हमारी सरकार थी। को गिराकर ये ईडी सरकार आई है और 4 महीने से केवल और केवल लापरवाही चल रही है, केवल और केवल उदासीनता चल रही है। वो तो कह इनके रहे हैं आपकी सरकार में उदासीनता की लापरवाही वजह- थी, जो बैठक नहीं, होती नहीं, थी, नहीं, जो नहीं, हर नहीं, महीने नहीं, बैठक नहीं, होनी थी कैबिनेट सब कमेटी की, वो 14 महीने तक हुई नहीं। विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। माननीय उदय सावंत जी खुद नहीं तो कैबिनेट डॉक्यूमेंट का दीजिए हिस्सा ना, थे, पुरावे और तो अगर दीजिए। 14 महीने से बैठक नहीं हो रही थी, अरे पुरावे तो वो चुप क्यों थे? दीजिए, एमओयू तो दीजिए। 14 महीने से मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? हाँ। अगर ये लापरवाही आप कर रहे हैं केवल मंत्री बने रहने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए। आपको अपने मंत्री पद बने रहने पर कोई अधिकार नहीं है। और मैं आपसे ताबिश जी कहना नहीं, चाहता हूं, माना ये तब का आसिफ जी, प्रोजेक्ट आ रहा हूं है, मैं, आप आसिफ जी, राजनीति है, ताबिश मैं जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, ऐसे नहीं समझ में आएगा। गुजरात में चुनाव है, इन्हें दस्तावेज गुजरात दीजिए में ना, आपने चुनाव जो है। साइन तो एक किया होगा मिनट ना। आप चुप रहिए भाई, 1 मिनट चुप रहिए। नहीं, चुप आप बैठिए। आपको अरे महाराष्ट्र की सर, जनता ने चलिए, चुप मैं इस किया है। पर विजय चोरमारे जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे भी एक उनका व्यू ले लेता हूं, आप लोगों के पास में वापस लौटूंगा। विजय जी, आपको क्या लगता है इस मामले के अंदर, ये अगर प्रोजेक्ट किसी भी आप राज्य से बाहर जाता है तो वो सेटबैक तो राज्य सरकार के लिए भी है ना सर? युवाओं को जवाब तो उनको भी देना होगा कि भाई नौकरी के अवसर यहाँ पैदा हो सकते थे। हाँ, तभी जी, सही है। इन दोनों पार्टी के लोगों की जुगलबंदी तो चलती रहेगी जी। मगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। 1 जुलाई जो वो तारीख है जिस दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। 1 जुलाई वो तारीख है। उसके पहले एक बात उसके पहले ध्यान लेनी चाहिए कि जब वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गुजरात चला गया था, तब भी इन लोगों ने, जो आप सत्ता में लोग हैं, उन्होंने दावा किया था कि ये प्रोजेक्ट पिछली सरकार की यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार की गलत नीतियों के कारण गुजरात चला गया है। तब भी उन्होंने दावा किया था। और आज भी जब ये एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात चला गया तो तब भी दावा कर रहे हैं कि ये पिछले सरकार के वक्त गया था। मगर एक क्रोनोलॉजी ध्यान में लेनी चाहिए। 1 जुलाई ये सरकार सत्ता में आई, 26 जुलाई को वेदांता फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक हुई थी, और सारे वो प्रशासन की चीफ सेक्रेटरी वगैरह सारे लोगों की बैठक हुई थी। 26 जुलाई को बैठक हुई थी। और अच्छा। उसके बाद तब सरकार की तरफ से प्रेस नोट निकाल के कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा है, इतने करोड़ लोगों का प्रोजेक्ट है और इतने रोजगार मिलेंगे। सारा एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से प्रेस नोट निकाल के कहा गया था। और 14 सितंबर को वेदांता फॉक्सकॉन गुजरात में चला गया। देखो, 14 सितंबर, आज उदय सामंत जो उद्योग मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हैं, 21 सितंबर को ये जो एमओयू हुआ था एयरबस का, वो 21 सितंबर को हुआ था। मगर जब 14 सितंबर को ये वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गुजरात गया था, उसके 2 दिन बाद एक मराठी टीवी चैनल के प्रोग्राम में तब उदय सामंत जी ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट गया है, मगर वो एयरबस का प्रोजेक्ट हम नागपुर में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जो वेदांत का फॉक्सकॉन का जो फेल्योर था, वो
छिपाने के लिए उन्होंने एयरबस के प्रोजेक्ट का तब कहा था। हाँ। मगर आज वो कह रहे हैं कि ये 14 सितंबर को वेदांता फॉक्सकॉन जाने के बाद 2 दिन के बाद कहा है, और जी। 21 सितंबर को ये प्रोजेक्ट एमओयू कहा गया है, बात कर रहे हैं, और हाँ। 27 अक्टूबर को एक प्रोजेक्ट चला गया। चलिए, तो ना तो एयरबस का भी चला गया। हाँ। क्रोनोलॉजी ध्यान में लीजिए। मोदी जी कैसे क्या करते हैं कि जो 8 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी कोई चीज का खपरा नेहरू जी पे डालते। विजय जी, ये तो आपने 4 बड़ी महीने ये हो बड़ी गए हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने की है। आसिफ साहब बताइए, जब आपकी सरकार बनी थी उसके बाद ये कहा गया था कि वेदांता फॉक्सकॉन जो प्रोजेक्ट है वो आएगा और इतनी जो नौकरियां उसमें पैदा होंगी। उसके बाद ये कहा गया कि ये नहीं तो कोई बात नहीं, ये टाटा और ये वाला प्रोजेक्ट तो आएगा ही। तो आप बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तारीखें गिना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, कोई ऑथेंटिकेशन तो दीजिए ना। सबसे पहले चलिए, माना आपकी बात सही है, हम गलत है। यदि हम अगर गलत है तो आपने जब वेदांता फॉक्सकॉन के साथ जब पहला सिचुएशन हुआ, देखिए ये हम सरकार में आज है, एक जिम्मेवार सरकार है, और ये वो सरकार जो है आपकी नाकामियों में लिप्त नहीं है। ये सरकार डिलीवरीज की सरकार है, और ये हमने देखा। तो हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग हो। हमें आए हुए महीने 3, उसके पहले 2.5 साल का वक्फा आप थे। आपकी बात को मैं यदि मान लूं तो आप भाई कोई ये तारीख को इसने यहाँ गए, उन्होंने ये मीटिंग की। अरे भाई, तो सीधी सीधी बात है, ऑफिशियल गैजेटेड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये क्या उद्योग से जुड़े हुए इतने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले लेते हो, तो क्या हवाई फायर करते हो? आपने फॉक्सकॉन के भी टाइम कहा था हम दलीलें देंगे, सबूत देंगे। आज तक के हमारी सरकार और महाराष्ट्र की जनता आपके सबूतों का इंतजार कर रही है। अब ये हुआ, अब तो ये होगा कि कोई भी उद्योग किसी भी राज्य में जाएगा तो आप कहोगे यहाँ नहीं आया। अरे चलिए, तो सब कुछ आपके हिसाब से सब कुछ पिछली सरकार में ही हुआ, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये मुद्दा आप देखिए, ये यहाँ पर राजनीतिक उछाल की वजह बना हुआ है कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार के ऊपर जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना इसको लेकर निशाना यहाँ पर साध रही है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था आज। इस वक्त के बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहां पर सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है। हेट स्पीच केस में दोषी करार देने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई है। आजम खान को कल रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर से विधायक थे। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। सौरभ, इनको तो अभी चैलेंज करना था इस फैसले को, इससे पहले ये निर्णय यहाँ पर ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा स्पीकर के पास ये विशेषाधिकार होता है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर किसी भी मौजूदा विधायक और सांसद को 2 से या 2 से ज्यादा सालों की सजा होती है, तो उनके पास एक मौका होता है कि वो हाईकोर्ट में तुरंत जाकर के अपना जो सजा है उस पर स्टे करा लें, कन्विक्शन रद्द करा लें। लेकिन इसमें भी एक विशेषाधिकार होता है जो आरपी एक्ट है उसके मुताबिक, रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट के मुताबिक, अगर विधानसभा का स्पीकर चाहे तो वो तुरंत जो सदस्यता है वो रद्द कर सकता है। इसमें जो सतीश माना है उन्होंने अपना विशेषाधिकार इस्तेमाल करते हुए सदस्यता रद्द करती है, और रामपुर की सीट जहां से वो विधायक हैं, रामपुर सदर से विधायक बने थे अभी इसी साल विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, वहां से उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। अब रामपुर में 6 महीने में चुनाव होंगे। उनके बेटे भी जो उनके बगल की सीट है वहां से विधायक हैं, इस बार रामपुर से चुनाव लड़े थे, और रामपुर से विधायक ही लड़ने के लिए उन्होंने, जब वो जीते तो आजम खान चूंकि वहां रामपुर से सांसद थे, उन्होंने अपनी सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता छोड़ी और वो विधानसभा सदस्य रहे, उन्होंने वो चुना था। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने कल ही रामपुर के आजम खान को 2019 के एक हेट स्पीच मामले में चुनाव के दौरान उनके एक बयान को हेट स्पीच बताया था और उसमें उनको दोषी करार दिया था। इसमें धारा 153A और दूसरी 2 और धाराएं लगाई गई थी, उनमें 3 साल की सजा थी। तो उनको कल कोर्ट से ही बेल मिल गई थी और कोर्ट ने उनको 7 दिन का टाइम भी दिया था कि हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही स्पीकर ने अपने
राइट का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। यानी अब अगले 6 महीने में रामपुर में फिर चुनाव होंगे और अब आजम खान विधायक नहीं रहे। शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो आजम खान उत्तर प्रदेश रामपुर से विधायक थे, उनको एक मामले में 3 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। उसके बाद अब यहाँ पर उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।